राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल इस बात को लेकर बहुत डिबेट चलती है, बहुत विवाद चलता है कि हमें प्रत्येक दिन कितना पानी पीना चाहिए, हमारे लिए कितना पानी उचित है। यदि कम मात्रा में पानी पिएंगे तब क्या दिक्कत आएगी, या हम अधिक पानी पी लें तो हमारे सामने क्या परेशानी खड़ी होगी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 1.25 लीटर पानी तो हमें प्रातःकाल ही पी लेना चाहिए। प्रातःकाल के पानी को उषा पान कहा गया है। उषा यानी कि प्रातःकाल जब सूर्योदय हो तभी हमें खाली पेट उठते ही 1.25 लीटर के आसपास पानी का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़ा पानी का सेवन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रात्रि को तांबे के पात्र में जो पानी रखा जाता है उसका सेवन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हल्का गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसका सेवन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दंत मंजन करके या टूथपेस्ट करने के बाद पानी सेवन करना चाहिए। और बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं, ये भी बात देखने में आई है कि वेट टी पीने के आधे घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। तो इसको पर मैंने थोड़ा सा अपना मत रखा है, कुछ चिंतन मनन किया है। उस संबंध में कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारे प्राचीन सिद्धांत जो हैं तब के थे जब हम प्राकृतिक जीवन यापन करते थे, जब हम प्राकृतिक प्रक्रिया से रहते थे। अब हम प्राकृतिक तो रहे नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 15-20 साल से कभी रात्रि में तारे नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनको रात्रि में आकाश के नीचे सोने का अवसर ही नहीं मिलता। वो तो अपने कमरे के अंदर सोते हैं। और ऐसे भी लोग हम में से होंगे जो या तो अपनी रात्रि एसी की हवा में व्यतीत करते होंगे या फिर कूलर आदि में सोते होंगे। एसी में सोना, कूलर में सोना, पंखे में सोना, छत के नीचे सोना हमारे शरीर को सीधे प्रभावित करता है। और यदि हम खुले में सोते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग प्रभाव पड़ता है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में ये भी हमें प्रभावित करता है। और इसके अनुसार भी हमारे को कितनी मात्रा में तरल की आवश्यकता है, या हम कितना तरल खर्च कर देते हैं, उस तरल की आपूर्ति के लिए हमें कितना जलपान करना चाहिए। क्योंकि ये सब नियम हैं। पहले नियम उस प्राकृतिक मनुष्य के लिए थे जो सहज प्राकृतिक जिंदगी जीता था। सहज आहार था उसका। सहज आहार का अर्थ है कि आज से कुछ दशक पहले तक हमारे 2 आहार के समय रहते थे। हम प्रातः जो आहार लेते थे या रात्रि का आहार लेते थे, नाश्ते आदि का, कलेवे का हमारे यहाँ कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। वो हल्का फुल्का कोई जलपान लेते थे, अल्प आहार लेते थे। लेकिन अब तो बहुत लोग ऐसे हैं कि उस अल्प आहार को ही भारी आहार बना लेते हैं। मैंने पंजाब में देखा है, मेरा बहुत सारा समय 35-40 साल की अवधि मेरी पंजाब में व्यतीत हुई है। तो पंजाब में तो एक प्रचलन रहा है कि लोग सैर को निकलते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दियों में तो ठंड पड़ रही होती है, क्योंकि 8-8:30 बजे से पहले सूर्य नहीं निकलता, चारों तरफ कोहरा छपा होता है, फिर भी वो निकलते हैं सैर के लिए। तो दुकानदार तो अपना जो शुरुआत है उसी समय से कर लेता है जब ग्राहक आने लगते हैं। तो कई जगह चाय वाले मिल जाते हैं। पंजाब में खास करके अमृतसर में तो 5, 5:30, 6 बजे के बाद कई हलवाई की दुकान खुल जाती हैं। 8 बजे आपको पूड़ी का नाश्ता मिल सकता है, क्योंकि पंजाब में, अमृतसर में सुबह प्रातःकाल नाश्ते में बहुत लोग पूड़ी का सेवन करते हैं, पूड़ी सब्जी। और कुछ लोग इसको आजकल बहुत सारे लोग अमृतसरी नॉन के नाम से जानते हैं, तंदूरी कुलचे के नाम से। वैसे तो उसका नाम तंदूरी कुलचा ही है। उसको बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया है। पहले उसमें आलू उबाल के उसका मसाला बनाते हैं, फिर उसमें कई तरह के मसाले डालकर इसमें साबुत जो धनिया है उसका बहुत महत्व है। साबुत धनिया के साथ में अनारदाने का बहुत महत्व है, वो डाला जाता है। फिर जो मैदे की जो रोटी बना के उसको भर के उसको फिर तंदूर पर सेका जाता है। तंदूर पर वो आग के सीधे संपर्क में नहीं आता, और उसको फिर छोले के साथ में खाते हैं तो एक मक्खन उस पर लगा होता है। तो ये लोग भी 7-8 बजे तक कर लेते हैं। कुछ लोग तो सुबह 7-8 बजे के आसपास हलवा भी खा लेते हैं। ये नित्य का नियम है। बहुत सारी जगह तो सुबह का जो जलपान है 10-11 बजे के आसपास होता है, रोटी के रूप में होता है। प्रातःकाल की रोटी लेने के रूप में रहता है। कुछ दलिया लेते हैं,
कुछ चावल भात या कुछ और हल्का फुल्का लेते हैं। तो मेरा कहने का जलपान का, तो ऐसे में आप जलपान के लिए कब समय निकाल पाएंगे? फिर शीत का माहौल है तो पानी की ज़रूरत तो है नहीं। बहुत लोग ऐसे शीत के माहौल में रहते हैं जहाँ दिन भर में 3-4 गिलास पानी से उनका काम चल जाता है, और हम कहते हैं कि 3-4 गिलास पानी तो उनको प्रातः का खाली पेट ही पी लेना चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं, ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स रहते हैं जो पानी मूत्र के साथ निकल जाती हैं। इसीलिए तो जब हाई ब्लड प्रेशर का मरीज रहता है या मूत्र दवाई लेता है, तो ऐसी मूत्र दवाओं लेने के बाद उसके शरीर में सोडियम पोटासियम की कमी आ जाती है, इनबैलेंस हो जाता है, तो उसके शरीर में वीकनेस रहती है, हार्ट की धड़कन में परेशानी आ जाती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, शिथिल पड़ने लगती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर शिथिलता अनुभव करने लगता है। तो हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की नहीं कह सकते। और ये हमारे जो भौतिक, जो हमारे जो भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो उम्र है, हमारा जो खान पीन है, इस सब पर निर्भर करता है। तो किसी के लिए भी यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति सर्दी के माहौल में उत्तराखंड में रह रहा है, हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, तो उसके लिए कैसे संभव है कि वो सुबह खाली पेट 1.25 लीटर पानी पी ले? कुछ लोग कहते हैं कि भोजन करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इसके पीछे भी वैज्ञानिक तत्व ये है कि जब शरीर को ज़रूरत हो तभी हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि भोजन पचाने के लिए भी तरल की आवश्यकता होती है। आप ठोस आहार सेवन कर रहे हैं और कहते हैं पानी मत लो, तो गले में फंस जाएगा। कई लोगों को फंस भी जाता है जब वो ठोस आहार सेवन करते हैं। ठोस आहार के साथ में तरल की आवश्यकता है, इसलिए तरल के लिए बहुत सारे दूध पीते हैं, कुछ छाछ लेते हैं, और कुछ लोग जल का सेवन करते हैं। यदि आप दाल के साथ में भोजन कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको आधे घंटे पानी की आवश्यकता ना हो। या चावल का सेवन कर रहे हैं तो चावल के साथ तो पानी तरल की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा चावल का नवाला आपके गले के अंदर नहीं जाएगा, आप एक तरह की रुकावट अनुभव करने लगेंगे। या फिर इडली डोसा हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको सेवन करने के लिए हमें तरल की आवश्यकता पड़ती है। तो हर चीज़ के लिए यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता। यूनिवर्सल लॉ है उस क्षेत्र के लिए कि उस क्षेत्र का अनुभव क्या है, उस अनुभव के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए वो स्वास्थ्यकारी है। आप दूसरे क्षेत्र की चीज़ों को लागू करेंगे तो फिर वो आपके लिए रोग कारक है, फिर वो आपके ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब पर हम अपनी एनालिसिस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत विराट है। आप पूरे देश में यदि 24 घंटे में सफ़र कर लें, आप केरल के रहने वाले हैं, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और अचानक आप श्रीनगर चले जाएं या फिर बद्रीनाथ चले जाएं, तो वहाँ सांस घुटना शुरू हो जाता है। अब वहाँ बेचैनी महसूस करने लगते हैं, अचानक आपको घबराहट शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि यहाँ रात्रि को कैसे रहे, और रात्रि को रुकना पड़ जाए केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, तो आपको नींद नहीं आएगी, सारी रात भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए बहुत लोगों को श्वास की परेशानी आ जाती है, क्योंकि आपने इतना डिस्टेंस एक दिन में पूरा कर लिया। पहले हम एक दिन में डिस्टेंस पूरा नहीं करते थे, पहले तो कितने दिन लग जाते थे, हफ्ता 10 दिन हमें अपने घर से ऋषिकेश पहुंचने में लगता था, फिर ऋषिकेश से आगे की यात्रा 3 दिन में होती थी, और 3 दिन की अवधि में हमारा शरीर अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता था, तब हमें ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। बहुत सारे साधु संत योगी वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा धीरे धीरे चलती है, तो महीनों में पहुँचते हैं। तो इस महीने की 15 दिन की अवधि में उनका शरीर उस वातावरण के अनुसार ढल जाता है। ठीक यही स्थिति खान पीन के साथ भी, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार हमें भोजन का, जल का पालन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए एक लॉ लागू नहीं हो सकता। आप यदि हर एक यूनिवर्सल लॉ लागू करेंगे तो आपके लिए प्रतिकूलता हो जाएगी, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही जल के साथ में भी है, हर व्यक्ति को हर उम्र में 1.25 लीटर पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़रूरत जो है, आपका शरीर कह देगा आप जल का सेवन शुरू करेंगे, पीना शुरू करेंगे, तो महीने भर में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना पानी पीना अनुकूल है। आप उससे अतिरिक्त पिएंगे तो वो प्रतिकूल असर डालेगा, तो आपको घटाना पड़ेगा। और यदि कम सेवन करेंगे तो लगेगा मुँह सूख रहा है, आपके मूत्र की मात्रा घट गई है, मूत्र में जलन हो रही है,
आप अपने अंदर कमजोरी अनुभव कर रहे हैं, खुश्की आने लगी, तो आपको जल की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन पूरा यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता, ये खान पीन पर भी रहता है, हम क्या सेवन करते हैं, आहार की व्यवस्था पर निर्भर करता है, हम काम क्या करते हैं। हम एसी में रहते हैं तो जल की मात्रा वैसे ही घट जाती है, क्योंकि एसी में तो पसीना निकलता ही नहीं। यदि आप श्रम प्रधान काम करते हैं या पसीना निकलता है तो आपको जल की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं नमक का सेवन अति किया जाता है। आप ग्वालियर में आएंगे, दतिया में आएंगे, मुरैना में आएंगे, इस पूरे जोन में आएंगे तो वहाँ आप समोसा लेके देखिए, कचौड़ी लेके देखिए, आपको समोसा कचौड़ी और उसकी चटनी में आप उसको सेवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कड़वा अनुभव होगा कि उसमें इतना नमक का प्रयोग होता है। आप यही समोसा कचौड़ी आप पंजाब में खा के देखिए तो वहाँ आपको लगेगा वो नमक खाते ही नहीं, कम नमक खाते हैं। आप गुजरात में चले जाइए तो वहाँ का अपना स्वाद है। लेकिन यहाँ एमपी में जो चंबल का क्षेत्र है वहाँ नमक का अतिसेवन करना आवश्यक है, क्योंकि वो वहाँ 8-9 महीने घोर गर्मी पड़ती है, पसीना बहुत निकलता है, पसीने में बहुत सारा इलेक्ट्रोल नमक आदि निकल जाता है। तो ऐसा शरीर ही चाहता है कि उस अतिरिक्त की आपूर्ति कराई जाए। ऐसे नमक की संरचना बदली तो नुकसान करता है, लेकिन सहज जो प्राकृतिक नमक था वो हमारे लिए बहुत अनुकूल था, हमें स्वस्थ भी रखता था, लोगों को परेशानी भी नहीं आती थी। कभी किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज नहीं। अब तो और कई कारणों से समस्या खड़ी हो रही है। तो हमें स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार अपने को एडजस्ट करना चाहिए। धन्यवाद।